हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल हम लेने वाले हैं मैनेजिंग द रोल आउट। इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन ग्रामर रूल्स बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, है ना। और वोकैबुलरी भी अच्छी है। शुरू करेंगे उसी अंदाज में पढ़ना है, हर सेंटेंस की ग्रामर को अलग से लेकर के समझना है, साथ में उसकी वोकैब को नोट करना है ना। अगर इस एक्सरसाइज को आप कुछ दिन करते हैं तो आप खुद से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन मैं आपको उस एक्सरसाइज के जरिए करवाता हूँ। आज आप जो भी सीखेंगे सबका सब आप अप्लाई करेंगे इस क्विज के ऊपर। बिल्कुल भी हल्का नहीं बनाया मैंने, अच्छे लेवल का है, पर कोशिश जरूर करना। वीडियो के लास्ट में इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको लाइव। चलिए शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे मैनेजिंग द रोल आउट। एक चीज़ का ध्यान रखें, ये क्विज़ वही क्विज़ होता है जो सारे कॉन्सेप्ट्स आप मेरे साथ सीखते हो। तो वीडियो के लास्ट में आपको ये करना आना चाहिए, इस तरीके से आपको फोकस देना है, ठीक है ना। कह रहे मैनेज करना है रोल आउट को। रोल आउट क्या होता है? किसी चीज़ की लॉन्च, किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन। तो कह रहे वैक्सीन की लॉन्च को हमें अच्छे से करना है मैनेज। अच्छा, किस चीज़ पे बात कर रहा है? बात कर रहा है ऑन एड्रेसिंग वैक्सीन हेजिटेंसी। बात कर रहा है एड्रेस करने की, संबोधित करने की, हल निकालने का। और किसका? वैक्सीन को लेके जो हेजिटेंसी है उस चीज़ का। हेजिटेंसी वर्ड बना है हेजिटेशन से। हेजिटेशन होता है किसी चीज़ को लेके झिझक। वैक्सीन हेजिटेंसी यही वो चीज़ है जब आप में झिझक हो, आप अनविलिंग हो, अवॉइड कर रहे हो, रिलक्टेंस हो आप में, या आप डिसीजन ना ले पा रहे हो कि वैक्सीन मुझे लगवानी है या नहीं लगवानी, है ना। तो आजकल ज़्यादातर पब्लिक को वैक्सीन हेजिटेंसी हो गई है। लोग सोच रहे हैं कि शायद हमें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। तो हेजिटेंसी के इस नाउन के ये चारों के चारों आपको सिनोनिम मिलेंगे। अब मेरा आपसे एक सवाल है। बहुत दिन पहले, बहुत दिन नहीं, इनफैक्ट थोड़े से दिन पहले ही मैंने आपको ईडियम करवाई थी, टू सिट ऑन द फेंस। टू सिट ऑन द फेंस, अगर याद हो तो उसका मीनिंग बताना। टू सिट ऑन द फेंस इसी वर्ड से जुड़ा हुआ है। कोशिश करना कमेंट सेक्शन में, देखते हैं किसका सही है और किसका गलत है। चलिए आगे बढ़े। कह रहे द गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्टिगेट एंड पब्लिसाइज द रीजन्स फॉर वैक्सीन हेजिटेंसी। कह रहे सरकार को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सरकार को जांच करनी ही चाहिए। इन्वेस्टिगेट करना मतलब जांच करना। और सरकार को पब्लिसाइज करना चाहिए, सरकार को सबके सामने रखना चाहिए रीजंस को, कारणों को। अच्छा, किसके? वैक्सीन हेजिटेंसी के, वैक्सीन को लेके जो झिझक है लोगों के मन में उसके। कह रहे सरकार को तो मोटा मोटा पता लग ही गया है पिछले कई दिनों में किन रीजंस की वजह से वैक्सीन को हम नहीं लगवा रहे हैं ना। तो इन रीजंस को पब्लिकली सरकार को एडमिट करना चाहिए और सबको बताना चाहिए क्या ये कितने जायज़ हैं और कितने गलत हैं, है ना। सबसे बात करनी चाहिए। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, सब्जेक्ट आपका गवर्नमेंट, वर्ब्स आइए दो। पहली मस्ट इन्वेस्टिगेट, दूसरी पब्लिसाइज। इसके आगे भी मस्ट लगा हुआ है लेकिन एंड कंजंक्शन के बीच में फंस जाने के कारण हेल्पिंग वर्ब को हम जो है रिपीट नहीं करते हैं। तो वर्ब्स दो हैं आपके पास, मस्ट इन्वेस्टिगेट और मस्ट पब्लिसाइज। अब मैं आपको एक समरी देता हूँ, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर से देना है। अगर आप इस सीरीज़ को पसंद करते हो, ये वीडियोस आपके काम आती हैं, तो ज़रूर से लाइक्स और शेयर दे करके इस सीरीज़ को रीच दें यूट्यूब के ऊपर, है ना। समरी ये है कि बहुत सारी स्टेट से हमें डेटा मिल रहा है कि लोग वैक्सीन के लिए हेजिटेंट है, वैक्सीन को नहीं लगवा रहे हैं। ये डेटा सरकार के पास पहुंच भी चुका है। हमारा एडिटोरियल क्या कह रहा है? कह रहा है अब ज़रूरत ये है कि इस डेटा को आप पब्लिक करो। स्टेट से आपने पूछा, अब सारी पब्लिक को बताओ, है ना। फ़ोन में जैसे हम फ़ोन करते हैं तो मैसेज आता है ना, अमिताभ बच्चन कोई मैसेज हमें देता है, तो उसकी जगह में ये मैसेज दिया जाए क्यों वैक्सीन से हेजिटेंट नहीं होना है, क्यों वैक्सीन से हम डर रहे हैं और कितने जायज़ हमारे फियर्स हैं। कह रहा है अगर हमारे फियर्स जायज़ हैं तो ये भी आप एडमिट करो, और अगर हम भटके हुए हैं, लोग गलत ही वैक्सीन से बच रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आप साफ करो। बट पब्लिक से आपको पब्लिसाइज करना पड़ेगा, सब चीज़ों को पब्लिक के सामने रखना पड़ेगा। समझ गए ना, बस इसकी यही समरी है। पब्लिक से हो जाओ ईमानदार, जो बात है उसको मान लो, सही है तो सही, गलत है तो गलत। यही आज इसकी समरी है। कोशिश करें आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखने की इंग्लिश में, साथ ही साथ आज की टोन समझें। आज की टोन है एक नए टाइप की, एक्सपीडियंट, और आप बोल सकते हैं इसको एथिकल। एथिकल का मतलब है जो मॉरली सही हो, है ना, नैतिक तौर पे सही हो। तो पब्लिक को नैतिक तौर पे आपको बताना चाहिए
क्या सही है वैक्सीन में और क्या गलत बातें हैं, है ना। ये आपका नैतिक कर्तव्य है, आपका फ़र्ज है। और एक्सपीडियंट का मतलब है मौके की नज़ाकत के हिसाब से जो चीज़ ज़रूरी हो, और ये आज बहुत ज़रूरी चीज़ है पब्लिक से बात करना। एक्सपीडियंट इसकी टोन है। शुरू करें। आप चैनल पे सीधे सीधे आए हो और आप समझ रहे हो कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, तो आपको मैं बता देता हूँ। आपको अपने बेसिक्स पे काम करना है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। आपकी अगर कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है तो आज से ही चैनल के होम पेज पर रखी हुई इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। होम पेज पे जाएं, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, शुरू से लास्ट तक इस प्लेलिस्ट को आपको चलाना है और इसकी सारी वीडियोस को फोकस के साथ सीखना है। इसी के नीचे आपको प्रीमियम कंटेंट की वीडियोस मिलेंगी। ये वीडियोस पेड वीडियोस हैं, बहुत ही छोटा सा कंट्रीब्यूशन रखता हूँ, लेकिन आपको मिलती है एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कैसे आपको सारे इंग्लिश के सेक्शन को सॉल्व करना है एसएससी बैंक्स में। तो आप ज्वाइन बटन पे प्रेस करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दीज वीडियोस, है ना। चलिए शुरू कर रहा हूँ। करा नियरली अ फोर्टनाइट आफ्टर इट won approval for Covaxin under restricted emergency use conditions, Bharat Biotech has formally informed via its website that the vaccine is inadvisable in those with a history of allergies, fever and bleeding disorders. लंबा सेंटेंस, बहुत सिंपल है, वर्ड्स थोड़े से भारी हैं। केरल लगभग नियरली, और किसके भाई, एक फोर्टनाइट, एक पखवाड़े के आफ्टर बाद में। केरल लगभग एक 15 दिन के पीरियड के बाद, एक पखवाड़े के बाद, फोर्टनाइट के बाद। अच्छा किस चीज़ के भाई, पखवाड़ा किस चीज़ का, जब इसने जीता था अप्रूवल को, जब इसने पाया था अप्रूवल को, और किसके लिए, कोवैक्सीन नाम की इस दवाई के लिए, वैक्सीन के लिए। और कब कैसे पाया था अप्रूवल, अंडर रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज कंडीशंस, खाली इस कंडीशन के अंदर कि आपको इमरजेंसी में रेस्ट्रिक्टेड यूज़ मिलेगा। इमरजेंसी के अंदर आप इस वैक्सीन को यूज़ कर सकते हो, हमेशा नहीं कर सकते हो, है ना। इस तरीके से कह रहे इस अप्रूवल को जीतने के, वन करने के लगभग पखवाड़े भर के बाद। अच्छा क्या हुआ जी, ये जो भारत बायोटेक है ना, जिसकी ये वैक्सीन है, कह रहे ये जो भारत बायोटेक है इसने आधिकारिक तौर पे फॉर्मली इन्फॉर्म कर दिया है ना, ऑफिशियली इसने सबको बताया है। और कैसे बताया है, अपनी वेबसाइट के जरिए। अच्छा क्या बताया, दैट वो ये बताया कि वैक्सीन इनएडवाइजेबल है, वैक्सीन बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, वैक्सीन बिल्कुल भी सही नहीं होगी उन लोगों में जिनके पास हिस्ट्री है एलर्जीज की, या जिनमें है फीवर, या जिनमें है ब्लीडिंग के डिसऑर्डर्स। समझ गए मेरी बात को। तो कह रहे पखवाड़ा भर होने के बाद जब इसको मिली अप्रूवल, तब इसने बताया अपनी वेबसाइट पे 15 दिन के बाद कि वैक्सीन उन लोगों को नहीं लगवानी है, वो लोग जिनके या तो हिस्ट्री है एलर्जी की, या जिनको बुखार रहता है, या जिनकी बॉडी में ब्लीडिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जिनके शरीर में खून से रिलेटेड कोई बीमारी है ना। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें देखो। सेंटेंस सिंपल था, सब्जेक्ट वर्ब आपको पकड़ना था। इट की वर्ब है वन, भारत बायोटेक की वर्ब है हैज़ फॉर्मली इन्फॉर्म्ड, वैक्सीन की वर्ब है इज। वर्ड्स देखेंगे, इनएडवाइजेबल मतलब जो आपको एडवाइज ना की गई हो, है ना, अनरिकमेंडेड हो आपके लिए, अनडिजायरेबल हो, जो आपके लिए सही ना हो, है ना, इनएडवाइजेबल। डिसऑर्डर का मतलब होता है कोई बीमारी, इसको एलिमेंट बोल दो, डिजीज बोल दो, इलनेस बोल दो। इसके लिए एक अच्छा वर्ड है मेलेडी, मेलेडी का मतलब होता है बीमारी। करे दोज ऑन मेडिकेशन और ब्लड थिनर्स and whose immunity has been compromised have also been told not to take the vaccine। तो देखो पहले तो इन लोगों के लिए इसने मना किया भारत बायोटेक ने, है ना, कोवैक्सीन के लिए। अब और भी लोगों के लिए मना किया। करे दोस्त वो लोग जो मेडिकेशन पे हैं, जो किसी दवा पे चल रहे हैं, है ना, और या फिर चल रहे हैं ब्लड थिनर्स पे। ये वो दवाएं होती हैं जो आपके ब्लड को थिन करती हैं ताकि आपको दिल की बीमारी में मौत ना हो, है ना, किसी इंसान को दिल का जो है दौरा ना आए। कह रहे वो लोग जो मेडिकेशन पे हैं या दिल की बीमारी के, दिल के दौरे की दवाई लेते हैं, और वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, जिनकी अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता सही नहीं है, कह रहे उनको भी कहा गया है ना ले वो वैक्सीन, नॉट टू टेक द वैक्सीन। समझ गए ना। तो इसके अलावा, इन लोगों के अलावा इस तरह के लोगों को भी बोला है आपको वैक्सीन को नहीं लेना है। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़, जो दोज यहाँ लगा था उसी वजह से दोज यहाँ लगा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह है, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह है। जो रूल मैं सिखाता हूँ उसको रोज आपको अप्लाई करना होता है ना। याद करो क्यों मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था दोज लगना है और क्यों लगा हुआ है। कॉन्सेप्ट एक छोटा सा है, ध्यान से समझना। इस सेंटेंस के जरिए समझोगे। 3 सेंटेंस अपने पास। शी आस्क्ड मी टू रीच इन टाइम, शी आस्क्ड मी टू नॉट बी लेट, है ना।
उसने मुझे बोला कि वक्त पे आ जाना, शी आस्क्ड मी टू रीच इन टाइम, है ना, इन टाइम का मतलब है वक्त रहते, वक्त से पहले पहले। अच्छा यहाँ क्या बोला, शी आस्क्ड मी टू नॉट बी लेट, उसने मुझे बोला लेट मत होना। ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी एक इन्फिनेटिव है, यहाँ देखोगे तो यहाँ भी आपको एक इन्फिनेटिव दिखेगा, है ना, दोनों जगह इन्फिनेटिव है, लेकिन दूसरे वाला इन्फिनेटिव जो है नॉट से जुड़ा हुआ है। ध्यान क्या देना आपको, नॉट से इन्फिनेटिव को कभी भी स्प्लिट नहीं करना है। एक स्पेशल केस में होता है, एडवांस केस है, वो मैं आपको ग्रामर सीरीज में करवाऊंगा इन्फिनेटिव के नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए ध्यान रखो 99% केसेस में इन्फिनेटिव के पहले ही नोट आएगा, बीच में नोट को नहीं घुसाना है। तो मुझे क्या करना चाहिए, शी आस्क्ड मी टू नॉट बी नीट, यहाँ नोट को निकाल दो। अच्छा निकाल के कहाँ रखो, टू से पहले, समझ गए ना, नॉट टू बी लेट लिखना है मुझे, ना कि टू नॉट बी लेट लिखना है। वैसे ही शी आस्क्ड मी टू नॉट ब्रिंग अ गिफ्ट, उसने मुझे बोला गिफ्ट भी मत लाना, है ना, कुछ गिफ्ट मत लाना, बस तुम आ जाओ। तो मुझे क्या करना है, इस नॉट को भी उठाना है और यहाँ से उठा के टू से पहले रखना है। तो हमेशा याद रखें नॉट को बिफोर टू लगाया जाएगा, ना कि आफ्टर टू, है ना, इन्फिनेटिव के बीच में नहीं घुसाना, बस समझ लो, इतना समझ लो आप, इन्फिनेटिव से पहले रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज अलॉन्ग विद अ रिकमेंडेशन दैट द वैक्सीन इज नॉट टू बी गिवन टू द प्रेग्नेंट और द लैक्टेटिंग। कह रहे ये जो चीज़ है ऊपर वाली, ये अलॉन्ग विद है, साथ ही साथ है उस रिकमेंडेशन के, उस सुझाव के, वो ये कि वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए, वैक्सीन इज नॉट टू बी गिवन, और किनको, प्रेग्नेंट लेडीज़ को और लैक्टेटिंग मदर्स को। लैक्टेटिंग मदर्स कौन है, जो लेडीज़ जिन्होंने अभी चाइल्ड बर्थ किया है, जो अपने बच्चों को जो ना फीड करवाती है, ब्रेस्ट फीड करवाती है ना। तो ये भी साथ में इन्होंने बोला है कि ये तो ठीक है, इनको भी मत दे देना, जो प्रेग्नेंट है और जो लैक्टेटिंग है। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़, अभी देखा ऊपर नॉट टू, अगेन देख रहे हो नॉट टू, तो टू भी यहाँ पे इन्फिनेटिव है, नॉट को बीच में नहीं घुसाना है, कबाब में हड्डी, इसको साइड में रखो, टू बी से पहले, इन्फिनेटिव से पहले, याद रखें इसको हमेशा। अब एक कॉन्सेप्ट और है इसमें छोटा सा, वो भी कर लेते हैं अपने। देखो कई बार करवा चुका हूँ, सबको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट कहता है एडजेक्टिव से पहले अगर द आ जाए और उसके बाद में नाउन ना रखा हो तो वो एडजेक्टिव ही नाउन बन जाता है। एडजेक्टिव से पहले द आ जाए और उसके बाद में नाउन ना रखा हो तो वो एडजेक्टिव ही नाउन बन जाता है। अगर नाउन रखा हो तो उस एडजेक्टिव को नाउन नहीं बनाना है, फिर सुन लो, है ना, नाउन ना रखा हो तब। तो ये कौन सा नाउन बनेगा, कॉमन प्लूरल नाउन। इसकी खासियत क्या होगी, हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, पूरी क्लास को दिखाएगा, पूरी श्रेणी को, पूरी जाति को दिखाएगा, है ना। जैसे द वीक नीड और नीड्स टू फाइट फॉर हिमसेल्फ, जो वीक है ना, अब देखो वीक एक एडजेक्टिव है, इसके पहले एक द रखा है, इसके बाद में एक नाउन नहीं रखा है, तो कंडीशन फुलफिल हो गई ना। द वीक का मतलब है सभी कमजोर लोग, अब ये वीक बता रहा है पूरे कमजोर लोगों की क्लास को, है ना, द वीक मतलब सभी कमजोर लोग। अब सेंटेंस क्या है, सभी कमजोर लोगों को जरूरत है खुद के लिए फाइट करने की, सभी कमजोर लोगों को अपने लिए खुद के लिए फाइट करना चाहिए। अगर ये द वीक एक कॉमन प्लूरल नाउन है तो मुझे इसकी वर्ब प्लूरल रखनी है, जो कि होगी, इसको निकाल दो, नीड। समझ गए, द वीक नीड टू फाइट फॉर, अब हिमसेल्फ नहीं, देमसेल्व्स, इनके लिए तो देमसेल्व्स लिखूंगा ना मैं, वीक तो बहुत सारे हैं ना, मतलब ये पूरी क्लास है, तो वर्ब भी इसके लिए प्लूरल, आगे आने वाला प्रोनाउन भी इनके लिए प्लूरल ही यूज होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये द प्रेग्नेंट मतलब सभी प्रेग्नेंट लोगों की क्लास को बता रहा है, लेडीज की। द लैक्टेटिंग मतलब सभी वो माताएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं ना, सभी की क्लास को बता रहा है। कह रहा है अ सिमिलर सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस हैज बीन गिवन टू प्रोस्पेक्टिव रेसिपिएंट्स ऑफ कोविशील्ड 2, द वैक्सीन नाउ अवेलेबल इन ग्रेटर नंबर्स एंड डिप्लॉयड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कह रहा है ऐसी ही सिमिलर, इसी की तरह की सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो है ना, वो दी गई हैं प्रोस्पेक्टिव रेसिपिएंट्स को। अब ये लोग कौन है भाई, इसी तरह की रेस्ट्रिक्शन, पाबंदियां लगाई गई हैं ऐसे रेसिपिएंट्स पे, ऐसे वैक्सीन को लेने वालों पे जो प्रोस्पेक्टिव हैं, जिनको अभी आशा है कि दिया जाएगा, अभी नहीं लगा है, लगना बाकी है। प्रोस्पेक्टिव मतलब आप एक्सपेक्टेड हो, लाइकली हो कि लाइन में आपका नंबर आने वाला है। कह रहा ऐसी ही सारी पाबंदियां दे दी गई हैं इस कोविशील्ड नाम की वैक्सीन, जो दूसरी वैक्सीन है, उसके रेसिपिएंट्स को भी, उसको लेने वालों को भी। अच्छा कोविशील्ड क्या है, ये कोविशील्ड है द वैक्सीन, वो खास वैक्सीन जो अब अवेलेबल है बहुत बड़े नंबर्स में और जो डेवलप की गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। समझ गए सेंटेंस को। तो पहले कोवैक्सीन के लिए आया सब कुछ, और वैसा का वैसा इन्होंने कोविशील्ड के लिए भी पब्लिश कर दिया कि कोविशील्ड वालों को भी इन्हीं सारे रूल्स को फॉलो करना है। प्रोस्पेक्टिव वर्ड को देख लें,
anticipated, expected or likely. कह रहे ordinarily a fact sheet as well as product insert a note that accompanies every vial of a vaccine is a mandatory formality. इस तरह के सेंटेंस को पढ़ने का एक तरीका होता है, आप जब भी दो हाइफन्स देखें, इसका मतलब क्या है, उसके बीच वाले को साइड में रख दो. अगर आप उसको साथ में लोगे तो आप कंफ्यूज होगे, है ना. तो मैं क्या करने वाला हूं, इस सेंटेंस को पढ़ूंगा इस बीच वाले फ्रेज या क्लोज के सिवा. अब देखो कैसे पढ़ना है. ऑर्डिनरीली, आमतौर पे, है ना. इन एन ऑर्डिनरी मैनर, सेंटेंस एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करेगी. कह रहे सामान्य तौर पे, नॉर्मली या ऑर्डिनरली, अ फैक्ट शीट, एक फैक्ट शीट जो है ना, और कैसे, साथ ही साथ प्रोडक्ट के, है ना, प्रोडक्ट इंसर्ट के. कह रहे इज मैंडेटरी है, वो जरूरी है एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, बीच वाला मैंने छोड़ दिया. तो कह रहे सामान्य तौर पे एक फैक्ट शीट, एक कागज हो जिसपे सब चीज़ें लिखी हो ना, फैक्ट्स, ये वैक्सीन को ऐसे लेना है, शेक करना है, इस आदमी को लेना है, इसको नहीं लेना. कह रहे एक ऐसी वैक्सीन की फैक्ट शीट और साथ ही साथ प्रोडक्ट इंसर्ट, दोनों चीज़ें जो हैं वो एक मैंडेटरी फॉर्मेलिटी है, दोनों अपने आप में एक जरूरी औपचारिकता है ना, हर वायल में होना चाहिए. अब देखो प्रोडक्ट इंसर्ट है क्या. प्रोडक्ट इंसर्ट है अ नोट, एक ऐसा नोट जो कंपनी करता है, जो साथ में रहता है हर वाइल के, हर शीशी के एक वैक्सीन की. समझ गए ना. तो हर शीशी के अंदर एक प्रोडक्ट इंसर्ट होना चाहिए और एक फैक्ट शीट होनी चाहिए. वैक्सीन लगने वाले को पढ़ने में आना चाहिए कि मैं क्या लगवा रहा हूँ, है ना. अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, मैंडेटरी मतलब जरूरी हो, नेसेसरी हो, बाइंडिंग हो, इसेंशियल हो, एक एडजेक्टिव है. वाइल होती है किसी भी इंजेक्शन की शीशी को, है ना, उसकी जो बॉटल होती है ना, छोटी सी बॉटल, उसको कहते हैं वाइल. समझ गए ना. किसी भी इंजेक्शन की बॉटल को कहते हैं वाइल. अब इसमें जो ग्रामर कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ ना, मेरे को ध्यान से पहले आप सोच के बताओ. मेरे को दो चीज़ें इसने बताई कि एक तो प्रोडक्ट इंसर्ट होना चाहिए और एक होनी चाहिए फैक्ट शीट. जब दो चीज़ें होनी चाहिए, जब ये दो चीज़ें होनी चाहिए तो वर्ब इज क्यों है. क्वेश्चन बहुत अच्छा है. एक फैक्ट शीट होनी चाहिए और एक प्रोडक्ट इंसर्ट होना चाहिए, दोनों एक साथ में होने चाहिए. अगर ऐसा ही है तो वर्ब आर होगी ना यार. दो चीज़ें जब जरूरी हैं तो आर वर्ब लगनी चाहिए. क्यों इज लगाइए, जरा सोचो. चलो, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है. ये एज वेल एज और ऐसी कई सारी प्रेपोजिशंस हैं जो कि कभी भी अपना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का पार्ट नहीं बनने देंगी. टुगेदर विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, इंक्लूडिंग, ये सभी के सभी क्या हैं, प्रेपोजिशंस हैं. इसके बाद में जो नाउन आता है ना, वो सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता. अगर इस केस को मैं देखूं तो एज वेल एज, इसके बाद में जो नाउन आ रहा है प्रोडक्ट इंसर्ट, हमारे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है. अगर ऐसा है तो सब्जेक्ट फैक्ट शीट है और फैक्ट शीट के लिए वर्ब लगी है इज. इसको इस सेंटेंस से समझोगे आप और अच्छे से. द प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ ऑल द स्टाफ मेंबर्स इज और आर रेडी टू रिजाइन. प्रिंसिपल साहब जो हैं सभी स्टाफ मेंबर्स के साथ रेडी हैं रिजाइन करने को. हिंदी में तो बहुत लोग रिजाइन करेंगे. अगर इसका आप हिंदी ट्रांसलेशन करें, इसका मतलब है प्रिंसिपल और बहुत ही बड़ा स्टाफ सब रिजाइन करने वाले हैं. लेकिन इंग्लिश में देखूं तो अलोंग विद एक प्रेपोजिशन है. अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट है सभी स्टाफ मेंबर्स. अगर ये इसका ऑब्जेक्ट है तो प्रिंसिपल अकेला सब्जेक्ट है. अगर प्रिंसिपल सब्जेक्ट है तो वर्ब लगेगी सिंगुलर. आर का कोई काम है नहीं, इज आपकी वर्ब है. ऐसे बनेगा सेंटेंस. समझ गए ना. तो अलोंग विद की जगह यहाँ पे बिसाइड्स भी हो सकता था, इन एडिशन टू भी हो सकता था, इंक्लूडिंग भी हो सकता था, टुगेदर विद भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था. आपको इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना है. इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो, हमेशा आपके साथ में रहे ये सारी की सारी प्रेपोजिशन. ये कॉन्सेप्ट देखने में सिंपल लगता है लेकिन अच्छों का दिमाग घूम जाता है इसमें. अभी इसने यहाँ पे कोई एरर नहीं की, लेकिन आगे इसी कॉन्सेप्ट पे इसका दिमाग घूमेगा और ये खुद ही गलती करेगा. अभी आगे देखते जाओ. However, the context in which the two vaccines are being administered in India imbues them with magnified significance. कह रहा हालांकि जो कॉन्टेक्स्ट है ना, हालांकि जो सिचुएशन है इन विच, जिसके अंदर दोनों वैक्सीन्स को एडमिनिस्टर किया जा रहा है, दोनों वैक्सीन को लगाया जा रहा है ना, दोनों को ठोका जा रहा है इंजेक्शंस को इंडिया में. कह रहा है ये कॉन्टेक्स्ट है ना, ये इम्ब्यू करता है इन दोनों को, ये इन दोनों को भर देता है. इम्ब्यू विद करना मतलब किसी चीज़ को फिल विद कर देना, है ना. कह रहा है ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो हालात हैं जिनके अंदर ये वैक्सीन लग रही है, ये हालात इसको भर देते हैं वैक्सीन को. और कैसे, मैग्नीफाइड सिग्निफिकेंस के साथ, बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई महत्वपूर्णता के साथ, इंपॉर्टेंस के साथ. समझ गए ना. तो कह रहे जिस हालात में वैक्सीन लग रही है दोनों की दोनों, उन हालातों के कारण वैक्सीन में बहुत सारी सिग्निफिकेंस आ गई है. अब देखो इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़, इम्ब्यू विद आपकी वर्ब है कॉन्टेक्स्ट की, वैक्सीन की वर्ब है आर बीइंग एडमिनिस्ट्रेड.
यहाँ पे पैसिव वॉइस बना हुआ है, बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इम्ब्यू विथ, इन्फ्यूज विथ, फिल विथ, तीनों का मतलब होता है कोई चीज का किसी से भरा होना। मैग्नीफाइड का मतलब है बढ़ा हुआ, इंक्रीज्ड। सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस या बहुत ही महत्वपूर्णता, मीनिंग। करेक्ट, कोवैक्सीन हैज बीन रोल्ड आउट with insufficient evidence of its efficacy or whether it is actually protective। करेक्ट, कोवैक्सीन को रोल आउट किया जा चुका है, कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा चुका है, और कैसे? इनसफिशिएंट एविडेंस के साथ, है ना, अपर्याप्त सबूतों के साथ। और सबूत किसका? इसकी एफिकेसी का, कितनी ये असरदार है, और इस चीज़ का वेदर, हाँ के ना, कितनी ये प्रोटेक्टिव है, कितनी हमारी महफूज हमें रखेगी। तो करेक्ट, कोवैक्सीन नाम की जो वैक्सीन है इसको तो ऐसे लॉन्च किया गया ना, तो हमें पता है ये कितनी असर करती है और कितना हमें प्रोटेक्ट करेगी, ये भी हमें एक्चुअल में नहीं पता। कह रहे द वैक्सीन्स हैव बीन सो फार मेड अवेलेबल टू हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन वर्कर्स एंड अदर फ्रंटलाइन स्टाफ हु डू नॉट हैव अ चॉइस इन द वैक्सीन बीइंग एडमिनिस्टर्ड बट कैन डिसाइड नॉट टू बी इनोकुलेटेड। फिर से देख रहे हो, नोट टू आ रहा बार बार, है ना, टू नोट कहीं भी नहीं आ रहा। कह रहे जो वैक्सीन है ना, उनको बनाया गया है सो फार, अभी तक, अभी भी अवेलेबल, है ना, सो फार मतलब अभी तक। कह रहे वैक्सीन्स को अवेलेबल बनाया गया है, मेक अवेलेबल किया गया है। अच्छा, किन के लिए? हेल्थ केयर और सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, हमारे हेल्थ केयर के और सफाई कर्मचारियों के लिए, है ना, डॉक्टर्स के लिए और सफाई वालों के लिए, और दूसरे फ्रंट लाइन स्टाफ के लिए, ऐसे स्टाफ के लिए जो सबसे आगे रहता है ना, सबसे आगे हमारी हेल्प करने में रहता है, पुलिस हैं। अगर ये कौन लोग हैं? जिनके पास नहीं है कोई भी चॉइस, कोई भी विकल्प, और किस में? वैक्सीन को एडमिनिस्टर किए जाने में। उनको कोवैक्सीन या कोविशील्ड दोनों में से कौन सी लगेगी वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये लोग डिसाइड नहीं करते हैं, है ना। तो इनके पास कोई विकल्प नहीं है कौन सी वैक्सीन इनको लगानी है। लेकिन जो डिसाइड कर सकते हैं, कैन डिसाइड, और क्या, कि हम इनोकुलेटेड ना हो, हमारे जो है इंजेक्शन ना ठोका जाए। समझ गए ना। तो कह रहे वैक्सीन को इन लोगों को लगाया गया है, मतलब लगाया जा रहा है, और इनके पास कोई चॉइस नहीं है कि कौन सी इनको लगवानी है दोनों में से, लेकिन एक चॉइस इनके पास है कि इनको लगाया जाए या ना लगाया जाए। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स, सैनिटेशन मतलब सफाई, इनोकुलेट करना मतलब किसी को इंजेक्शन लगाना, इंजेक्ट करना, वैक्सीनेट करना, इम्यूनाइज करना। समझ गए ना। सब इंजेक्शन सुई लगने के सिनोनिम है, इनोकुलेट, इंजेक्ट, वैक्सीन, इम्यूनाइज। नोट टू आपने देख लिया। फिर से फ्रंट लाइन स्टाफ कौन है? जो सबसे फ्रंट में रहता है लाइन के। इसके लिए एक वर्ड अपने पास, वैनगार्ड। वैनगार्ड वो लोग होते हैं जो पायनियर होते हैं, जो किसी भी चीज़ में सबसे आगे होते हैं। समझ गए ना। पीपल एट द फ्रंटियर आर कॉल्ड वैनगार्ड। आर्मी की वैनगार्ड टुकड़ी वो टुकड़ी होती है जो सबसे आगे जाकर के गोलीबारी करती है, वैनगार्ड जो बटालियन होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गार्ड से ना, इसको याद रखना, वैनगार्ड। कह रहा 9 states अकॉर्डिंग टू डेटा प्रोवाइडेड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री have rates of over 70% and 3 states less than 40%। ग्रामर कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान से देखना। करें 9 states हिसाब से डेटा के, अकॉर्डिंग टू डेटा। अच्छा, कौन सा डेटा? जिसको प्रोवाइड किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। कह रहे ये जो 9 states है ना, अब इसकी वर्ब आ गई हैव। इन 9 states में हैव रेट्स हैं, और कौन सी रेट्स? 70% से ज़्यादा की। और कह रहे 3 states है ना, उसमें है लेस देन 40%, है ना, 40% से भी कम की। समझ गए ना। तो 9 states में 70% से ज़्यादा जो है वैक्सीनेशन हुआ है, और 3 में 40% से कम में हुआ है। ध्यान देंगे आप, स्टेट्स की वर्ब है हैव, और 3 states की वर्ब अगेन है हैव, लेकिन बीच में एंड लगने की वजह से हमने हेल्पिंग और मेन दोनों वर्ब्स जो एक ही थी, है ना, इसको रिपीट नहीं किया। समझ गए ना। ये हैव यहाँ पे अंडरस्टूड है, इस 3 states के बाद में हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अब इस सेंटेंस में अपने ग्रामर कॉन्सेप्ट देखेंगे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस बार SBI PO के प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन जो है ना, कई लोगों ने देखा, मुझे बताया बाद में। ध्यान से देखें इस कॉन्सेप्ट को। लेस और लेसर 2 टाइप के आपके पास वर्ड्स हैं, लेकिन इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। अब इन सेंटेंसेस के जरिए समझते हैं क्या मीनिंग है इनका। देखिए, लेस का मतलब होता है कम मात्रा के अंदर, लोअर इन क्वांटिटी। ये मोर का बिल्कुल उल्टा है ना। मोर मतलब ज़्यादा, लेस मतलब कम। लेसर का मतलब होता है साइज में, स्टेटस में या इंपॉर्टेंस में कम हो। समझ गए ना। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो वो होता है लेसर। लेस होता है कम मात्रा में, लेसर होता है कम जिसकी इंपॉर्टेंस हो। लेसर का बिल्कुल उल्टा होता है ग्रेटर। अगर आप इनके एंटोनिम्स इनको पकड़ोगे तो आपको इनका मीनिंग याद रहेगा। लेस का उल्टा मोर, लेसर का उल्टा ग्रेटर। चलिए अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। He checked his pockets and found ₹100 lesser than what he needed। उसने कोशिश ढूंढा अपनी पॉकेट्स में,
और पाया 100 रुपये कम जो उसको चाहिए थे। मान लो उसको 1000 चाहिए थे तो पॉकेट में 900 थे, है ना। ही फाउंड 100 रुपी लेसर देन व्हाट ही नीडेड। यहाँ पे कम क्वांटिटी की बात हो रही है, साइज की या इंपॉर्टेंस की बात नहीं हो रही। ऐसा नहीं है उसका 100 रुपये का नोट छोटा था, है ना, उसका 100 रुपये का नोट जो है 10 रुपये के नोट जितना था, ऐसा नहीं है। यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस भी 100 रुपये के नोट की कम नहीं है, उसके पास 100 रुपये ही कम है, तो लेसर नहीं, इसको यहाँ पे सही करके लिखो लेस। समझ गए ना। अब दूसरा देखो, द केस वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ लेस कोर्ट टू द हाई कोर्ट। केस को ट्रांसफर किया गया एक छोटी कोर्ट से कम इंपॉर्टेंस की कोर्ट से, और कहाँ पे, हाई कोर्ट में। बड़ा केस था, पहले छोटी कोर्ट में गया, वहां से ट्रांसफर हो गया हाई कोर्ट में। तो यहाँ पे कम कोर्ट, क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, कोर्ट के स्टैचर की, स्टेटस की, इंपॉर्टेंस की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे लेस कोर्ट नहीं, लेसर। तीसरा सेंटेंस आपका दिमाग घुमा देगा, द जज गेव हिम लेस और लेसर पनिशमेंट। जज साहब ने उसको लेस पनिशमेंट दी या लेसर पनिशमेंट दी, बोथ आर करेक्ट। इस सेंटेंस में बोथ आर करेक्ट, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। लेस पनिशमेंट का मतलब है पहले 10 साल की दी थी, कम करके 7 साल कर दी। लेसर पनिशमेंट का मतलब है पहले बड़ी सजा दी थी, जैसे पहले उसको मौत की सजा दी थी, बाद में उसको उम्र कैद में बदल दिया। यहाँ पे उसकी अवधि कम होगी, सजा का साइज कम होगा, है ना, सजा की क्वांटिटी कम होगी। यहाँ पे सजा की इंपॉर्टेंस कम होगी। पहले उसको दी थी ऐसी सजा, है ना, आपको ये करना पड़ेगा, अब उसको लेसर कर दिया, बोल दिया भाई ये मत करो, आप इतने साल कर लो पर आराम से कर लो। समझ गए ना, फांसी पर नहीं लटकाएंगे लेकिन उम्र कैद दे रहे हैं आपको, आपकी पनिशमेंट को हम कम इंपॉर्टेंट वाली पनिशमेंट आपको दे रहे हैं। दोनों ही सही हैं, सिर्फ मैं आपको मीनिंग समझाना चाह रहा हूँ, ऐसे लेस और लेसर में आपको मीनिंग करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डेवलप करना है आपको अंडरस्टैंडिंग को। कह रहे मोर देन हाफ द स्टेट्स फॉल समवेयर इन द मिडल, और कह रहे आधी से ज़्यादा स्टेट्स, अब ये 9 और 3 की बात छोड़ दो, है ना, 9 और 3 12, इन 12 की बात छोड़ दो। कह रहे बाकी की जो हाफ स्टेट्स है ना, आधे से ज़्यादा स्टेट्स हैं, वो कहीं बीच में लाए करती हैं, 70 और 40% के बीचों बीच। कह रहा वाइल इंडिया इज गिवन जैब्स टू नियरली 786,000 ऑफ दोस एलिजिबल, इट इज़ फार शॉर्ट ऑफ द टारगेट ऑफ 1.4 मिलियन। कह रहे जहाँ इंडिया ने दे दिया है जैब्स को, जहां इंडिया ने दे दिया है इंजेक्शंस को लगभग 786,000 लोगों को जो एलिजिबल थे, जो कि लायक थे दिए जाने के। कह रहे फिर भी ये बहुत कम है, फार शॉर्ट ऑफ है, फिर भी इंडिया बहुत पीछे है ना, उस टारगेट के जो है 1.4 मिलियन का, 14 लाख लोगों का, है ना। तो लगभग 50% लोगों को हमने अभी तक वैक्सीन दिया है, जो कि हमें प्लान किया था उसका 50% ही है ना। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, सब्जेक्ट वर्ब मैच कर रहे हो। जैब का मतलब होता है 2, पुश को भी जैब बोलते हैं धक्के को, और जो सुई होती है इंजेक्शन उसको भी जैब बोलते हैं, है ना। किसी को आप घूसा मारोगे वो भी जैब है, किसी को आप इंजेक्शन लगाओगे डॉक्टर वो भी जैब है ना। एक ही वर्ड दोनों काम करता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, पैराग्राफ की तरफ। कह रहे इट इज़ सडनली अर्ली डेज एंड प्रेज्यूमेबली देयर विल बी एक्सेलरेशन इन द डेज अहेड। कह रहे अभी जरूर ये अर्ली डेज हैं, सडनली ये शुरुआती दिनों की बात है ना। कह रहे अभी आगे का हम नहीं कह रहे हैं, सिर्फ शुरुआती दिनों की बात हम अभी देख रहे हैं। और कह रहे माने जाने वाले तौर पे प्रेज्यूमेबली, जिसको प्रेज्यूम किया जाए, है ना, जिसको हम जो आगे के लिए सोच सकते हैं, ऐसा प्रेज्यूमेबली। कह रहे सोचे जाने वाले तौर पे आगे के टाइम में देयर विल बी एक्सेलरेशन, रफ्तार होगी आने वाले दिनों में डेज अहेड। एक्सेलरेशन होता है संवेग, है ना, तेजी होती है ना, रफ्तार पकड़ती है कोई चीज़ तो एक्सेलरेशन कहलाता है। तो कह रहे आने वाले दिनों में हमें तेजी और रफ्तार मिलेगी, तेजी से वैक्सीनेशन हमारे देश में होगा, ऐसा प्रेज्यूमेबली हम बोल सकते हैं, ऐसा हम लगता है हमें होगा, है ना, प्रोबेबली होगा। समझ गए सेंटेंस को। सिंपल सेंटेंस है। कह रहा है हाउएवर द गवर्नमेंट इज येट टू एक्सप्लेन बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम द स्टेट्स व्हाई द वैक्सीन द सिंगल मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट ऑफ 2021 हैज़ नॉट सीन मोर एंथुजियास्टिक कूज। कह रहा है हालांकि जो गवर्नमेंट है अभी भी बाकी है एक्सप्लेन करना, इज येट टू एक्सप्लेन, सरकार को भी एक्सप्लेन करना बाकी है। अच्छा किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, जो कि बेस्ड होगा, आधारित होगा उस फीडबैक के, उस रिस्पॉन्स से जो इसको राज्यों से मिला। अच्छा एक्सप्लेन क्या करना है, क्यों जो वैक्सीन है, अब देखो बीच वाला मैं छोड़ रहा हूँ, पता है ना आपको बीच वाला छोड़ना होता है, क्यों जो वैक्सीन है उसने नहीं देखा है और ज़्यादा जोशीला लंबी क्यूज को, कतारों को। कह रहा है अभी भी सरकार को एक्सप्लेन करना है फीडबैक स्टेट से लेने के बाद, क्यों इस वैक्सीन ने लंबी लंबी जोशीली कतारों को नहीं देखा है, क्यों लोग लाइन में लग करके वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। इस चीज़ को सरकार को अभी भी समझाना पड़ेगा।
अब देखो बीच वाली चीज़ कह रहे द सिंगल मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट ऑफ 2021, ये जो वैक्सीन है ये 2021 का सबसे ज़्यादा अकेला अवेटेड प्रोडक्ट है। सारी दुनिया को 2021 में सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन का इंतजार है। कह रहे अगर ऐसी बात थी तो इसकी तो लाइनें लग जानी चाहिए, सरकार को एक्सप्लेन करना चाहिए क्यों अभी तक नहीं लगी। समझ गए सेंटेंस को ना। अब इसमें देखने वाले वर्ड क्यों, इसको जैसा बोलते हो वैसा लिखा जाता है, इसको बोलते भी क्यों है और लिखा भी जाता है क्यों, है ना। तो क्यों मतलब लाइन, कतार को बोलते हैं क्यों, इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करें आप क्यों। कह रहे दिस इन स्पाइट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स अंडरलाइनिंग दैट एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग वैक्सीनेशन हैव बीन नेग्लिजिबली लो। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लेते हैं। कह रहे ये चीज़ बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स के अंडरलाइन करने के, बावजूद हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स के एम्फसाइज करने के, जोर देने के। अच्छा किस चीज़ पे भाई, कि जो खराब इवेंट्स है, जो एडवर्स इवेंट्स है, और कब, बाद में, फॉलोइंग, बाद में वैक्सीनेशन के, कह रहे वो रहे हैं नेग्लिजिबली लो, ना के बराबर। नेग्लिजिबल लो का मतलब इतने लो जिसको आप जो है नेग्लेक्ट कर सकते हो, जो आपके लिए बिल्कुल नोटिसेबल ना हो। नेग्लिजिबली लो कैसे रहे हैं, एक्सेंचुएट करते हुए, बढ़ाते हुए, एम्फसाइज करते हुए सेफ्टी को इस प्रोडक्ट की, इस वैक्सीन की। समझ गए सेंटेंस को। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, एक्सेंचुएटिंग। एक बार सेंटेंस रिपीट कर देता हूँ। कह रहे ये पूरी बातचीत तब जब सरकारी हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ने अंडरलाइन किया इस चीज़ को कि जो एडवर्स इवेंट्स हैं वैक्सीनेशन के बाद वो बहुत ही कम रहे हैं। और ये कैसे कम रहे हैं, और ज़्यादा हाईलाइट करते हुए सेफ्टी को इस वैक्सीन की, इस प्रोडक्ट की। इससे ज़्यादा हमें और पता लगा कि वैक्सीन बड़ी सेफ है। एक्सेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज़ को एम्फसाइज करना, अंडरलाइन करना। ये जो आप अंडरलाइन वर्ड देख रहे हो ना, इसके सारे सिनोनिम है। अंडरलाइन, हाईलाइट, अंडरस्कोर, एक्सेंचुएट, एम्फसाइज, सबका मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर देना, प्रकाश डालना, है ना। कह हॉस्पिटल्स हैव बिगन इंटरनल कैंपेन्स exhorting senior doctors to get a shot to build confidence, and officials in the highest government offices say that not opting for a vaccine when one is available amounts to dereliction in duty। कह रहे हॉस्पिटल्स ने शुरू कर दिया है, और किसको भाई, अंदरूनी अभियानों को, इंटरनल कैंपेन्स को, है ना। अंदर ही अंदर इन्होंने अभियान शुरू कर दिए अस्पतालों ने। अच्छा कौन से कैंपेन, जो एक्सोर्ट करते हैं, जो प्रेशराइज करते हैं सीनियर डॉक्टर्स को। अच्छा किस चीज़ के लिए, कि वो गेट करें एक शॉट को, वो लें एक वैक्सीन के एक शॉट को। क्यों, ताकि बिल्ड कर पाएँ कॉन्फिडेंस को, ताकि लोगों में विश्वास को जगा पाएँ, है ना। हॉस्पिटल्स ने अंदर ही अंदर ऐसे अभियान शुरू कर दिए हैं कि डॉक्टरों को ज़बरदस्ती वैक्सीन लगवाओ, ताकि पब्लिक को देख कर लगे वैक्सीन अच्छी चीज़ है। और कह रहे जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिस के, हमारे बड़े बड़े अधिकारी, वो इस बात को कह रहे हैं इससे, और क्या कहते हैं कि अगर आप नहीं ऑप्ट करेंगे एक वैक्सीन को, जब वन अवेलेबल होती है, जब एक वैक्सीन आपको आती है ना, आपको लगनी होती है, कह रहे जब आप ऑप्ट नहीं करेंगे ना, तो ये बराबर होगा, अमाउंट टू होगा ड्यूटी के डेरिलिक्शन में, ड्यूटी के नेग्लिजेंस में, है ना, ड्यूटी के अबैंडनमेंट में। तो अधिकारियों को तो यही कहना है, अगर आप सरकारी कर्मचारी हो और वैक्सीन लगने का नंबर आया और आपने नहीं लगाई, तो आपने अपनी ड्यूटी का अनादर किया है, आपने अपने फ़र्ज को सही से नहीं निभाया, है ना। इट इज़ डिजर्शन ऑफ योर ड्यूटीज़, ये इसके बराबर है। तो इस तरीके से पब्लिक को प्रेशराइज किया जा रहा है, डॉक्टर्स को, सरकारी कर्मचारियों को, कि आपको तो लगवानी ही लगवानी है। समझ गए सेंटेंस को। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स, कैंपेन मतलब अभियान, एक्सोर्ट करना, किसी को प्रेशराइज करना, है ना, दबाव डालना। अमाउंट टू इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन माई इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स टू ₹5,000। जो ब्याज है मेरी इन्वेस्टमेंट पे, वो अमाउंट टू है, वो बराबर है, इज इक्वल टू है ₹5,000 के। समझ गए ना। कह रहे द अडॉप्शन ट्रेंड इज़ अनसरप्राइजिंग। और जो अडॉप्शन का ट्रेंड है, वैक्सीन को अपना लेने का जो ट्रेंड है ना, वो अनसरप्राइजिंग है, वो बिल्कुल भी अचंबा करने वाला नहीं है, हैरानी भरा नहीं है। क्यों नहीं है, कह रहे द मेडिकली लिटरेट एज मैनी रेसिपिएंट्स आर रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन अ वैक्सीन बीइंग सेफ एंड एफिकेशियस। कह रहे जो मेडिकली लिटरेट है, जो आदमी, जो लोग मेडिकली पढ़े लिखे हैं, है ना, जिनको समझ में आती है दवाएं, कह रहे जैसे कि ज़्यादातर लोग हैं भी, जैसे कि आजकल के ज़्यादातर लोग जिनको वैक्सीन लगी है वो हैं भी। कह रहे ऐसे लोग रियलाइज़ करते हैं डिफरेंस को, असर को, और किसके बीच, एक वैक्सीन के सेफ होने के बीच में और एफिकेशियस होने के बीच में, असरदार होने के बीच में, है ना। इन लोगों को पता है कि वैक्सीन का सेफ होना ये इस चीज़ को नहीं बताता है
कि आपकी वैक्सीन आप पे असर भी करेगी, है ना। असर करना अलग बात है, सेफ होना अलग बात है, समझ गए। मेडिकल लिटरेट भी यहाँ पे लिटरेट एक एडजेक्टिव है, मेडिकली एक एडवर्ब है, इससे पहले द आ रहा है, मतलब इसके बाद में नाउन नहीं आ रहा ना, कॉमन प्लूरल नाउन है, इसलिए इसकी वर्ब देखो रियलाइज, समझ रहे हो ना। कॉमन प्लूरल नाउन पूरी क्लास को बताते हैं, मेडिकली लिटरेट एक कॉमन प्लूरल नाउन है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है, रियलाइज लिखा हुआ है। एफिकेशियस वर्ड को नोट कर लेना, इफेक्टिव का सिनोनिम है एफिकेशियस, है ना, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। कर मोर ओवर, इससे भी ऊपर, मोर ओवर इससे भी आगे। द डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन न्यू केसेस एज वेल एज द नॉलेज दैट एन एरे ऑफ वैक्सीन्स विल बी अवेलेबल इन द मंथ्स अहेड फर्दर contribute to the temporary hesitancy prevailing hospitals now। कह रहे इससे भी आगे, मोर ओवर हुआ क्या, जो डिक्लाइन होता हुआ ट्रेंड है, और किस में, नए केसेस में, जो नए केसेस में कम आते हुए केस हैं उनका रुझान है जो डिक्लाइन होता हुआ, साथ ही साथ उस नॉलेज के, इस ज्ञान के, इस फैक्ट के, दैट वो ये कि एक बड़ा एरे, एक बड़ा ग्रुप, एक बड़ी अरेंजमेंट और किसकी, वैक्सीन्स की अवेलेबल होगी आने वाले टाइम में इन द मंथ्स अहेड। और कब, कह रहा आगे फर्दर, है ना। कह रहे ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है ना, ये भी कंट्रीब्यूट टू करता है टेम्परेरी हेजिटेंसी की, और जो वो टेम्परेरी हेजिटेंसी जो प्रिवेड कर रही है, जो आज की डेट में डोमिनेट कर रही है हॉस्पिटल्स को नाउ। सेंटेंस को समझो, कह रहे इससे भी ऊपर कम आते हुए केस, और साथ ही साथ ये नॉलेज की और भी अच्छी अच्छी वैक्सीन आने वाली है ना। केस कम हो गए हैं और वैक्सीन और अच्छी आएंगी आने वाले महीनों में। कह रहे ये दोनों चीज़ें भी जो है ना कंट्रीब्यूट टू कर रही हैं उस टेम्परेरी हेजिटेंसी में वैक्सीन को लेकर के, जो प्रोवाइड कर रही है, फैली हुई आजकल घर किए हुए हैं हमारे हॉस्पिटल्स में नाउ आज की डेट में। तो इसकी वजह से भी लोग नहीं लगवा रहे हैं ना, कि केस तो कम हो गए, अच्छी वैक्सीन आएगी तब लगवाएंगे। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़, परवेड करना मतलब घर करना। कल वर्ड आया था इन्फिल्ट्रेट, उसी का सिनोनिम है परवेड, परमेड करना, डोमिनेट करना, घर करना, किसी के मन में कोई चीज़ बैठ जाती है, परवेड कर जाती है ना। अब देखो वही गलती जो इसने मैंने आपको बताई थी यहाँ पे कर दी। सब्जेक्ट कौन है आपका, डिक्लाइनिंग ट्रेंड, डिक्लाइनिंग ट्रेंड एज वेल एज के बाद में जो नॉलेज है ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। एरे जो है ना, एरे इस दैट कंजंक्शन के बाद आया, इसने अपनी वर्ब ली है विल बी। डिक्लाइनिंग आपका सब्जेक्ट है, एज वेल एज प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है नॉलेज। तो सब्जेक्ट अगर डिक्लाइनिंग ट्रेंड है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, कंट्रीब्यूट्स टू। समझे मेरी बात को, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन ये भाई साहब घूम गए, है ना, इसने तो इतनी ग्रामर अच्छे से सीखी नहीं होगी या घूम गया होगा, तो इसने एज वेल एज के बाद में नॉलेज को भी सब्जेक्ट का पार्ट मान लिया और यहाँ पे वर्ब को प्लूरल लिख दिया। गलती होती है न्यूज़पेपर वाले से भी, पर आपको पकड़ना है। बढ़े आगे, कह रहा अ वे फॉरवर्ड for the government to inspire confidence is to monitor, report and be forthright with the challenges it is facing। कह रहा आगे का रास्ता for the government, सरकार के लिए, और क्यों, इंस्पायर करने के लिए कॉन्फिडेंस को, लोगों के मन में भरोसे को पैदा करने के लिए। कह रहा वो जो रास्ता है ना आगे का, द वे फॉरवर्ड इज वो है कि मॉनिटर करे सरकार, रिपोर्ट करे और हो जाए फोर्थ राइट, बिल्कुल सबके सामने। फोर्थ राइट मतलब सबके सामने ईमानदारी के साथ आगे आना। कह रहे मॉनिटर करे, रिपोर्ट करे और ईमानदारी से सबके सामने आए उन चैलेंजेस के साथ जिसको ये फेस कर रही है। आ करके सरकार खुद बताए आपके दिमाग में ये भ्रम है इस वैक्सीन को लेकर के, ये सही है और जो ये भ्रम है ये बिल्कुल गलत है ना। ऐसा फोर्थ राइट हो, मॉनिटर करके रिपोर्ट करे। समझ गए, सही बात का पब्लिक को बता दोगे ना तो पब्लिक को आपको भरोसा हो जाएगा, फिर आप जहर भी पिलाओगे तो वो भी लगा लेंगे, है ना। पर अगर आप अच्छी चीज़ भी लगाओगे झूठ बोल के या बरगला के तो पब्लिक अच्छी वाली वैक्सीन को भी नहीं लगवाएगी। कहने का मतलब ये फोर्थ राइट आप जानते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ब्लंट हो, ऑनेस्ट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर देर शुड ऑल्सो बी ग्रेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स ऑन शेयरिंग, इन्वेस्टिगेटिंग एंड पब्लिसाइजिंग रीजन्स फॉर हेजिटेंसी। कह रहे और वहाँ होने चाहिए, शुड ऑल्सो बी, और क्या भाई, ग्रेटर कोऑर्डिनेशन, और ज़्यादा सहयोग, सामंजस्य, है ना। कोऑर्डिनेशन किस किस के बीच, सेंटर के बीच में और स्टेट्स के बीच में। अच्छा किस चीज़ को लेके, शेयर करने पे, इन्वेस्टिगेट करने पे और पब्लिसाइज करने पे रीजन्स को जो हैं इस हेजिटेंसी को लेकर के। तो सेंटर्स और स्टेट्स को आपस में बात करना है, कोऑर्डिनेट करना है और सबके सामने लाना है, शेयर करना है, इन्वेस्टिगेट करके पब्लिसाइज करके बताना है कि क्यों वैक्सीन हेजिटेंसी है और क्या वो सही है या वो गलत है। समझ गए, फटाफट से एक लाइक और एक शेयर। अब आ जाओ अपने आज के क्विज पे। एक काम करता हूँ मैं, ऊपर वाला करवा देता हूँ, सिंपल है। कलर डिफाइनिंग द डिक्लाइनिंग इन्फेक्शन रेट
इन एडिशन टू द फैक्ट दैट lesser and lesser या less and less people are dying because of infection encourages या encourage the word not to या to not enforce lockdown to deal with the virus। यहाँ पे लॉकडाउन कर लेना। करेक्ट डिक्लाइन होती है इन्फेक्शन रेट, और इन एडिशन टू साथ ही साथ इस फैक्ट के दैट वो ये कि कम से कम लोग लेसर एंड लेसर या लेस एंड लेस है ना, रोज़ कम होते हुए लोग कह रहे इस फैक्ट के कि कम होते हुए लोग जो हैं मर रहे हैं इन्फेक्शन के कारण। कह रहे जो रेट है ना, कह रहे ये इनक्रेज करेगी वर्ड को, ये इनक्रेज करती है, हौसला बढ़ाती है वर्ड का कि वो ना इन्फोर्स करे लॉकडाउन्स को वायरस से डील करने के लिए, क्योंकि इन्फेक्शन कम हो रहा है, लोगों की मौतें भी कम हो रही है। तो पूरे वर्ल्ड में इंकरेजमेंट आ गई है कि अब लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे अपनी वैक्सीन लगाएंगे और इस वायरस से डील करेंगे। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें कैसे करना है इसको देखो। कम होते हुए लोग हैं, क्वांटिटी में कम हो रहे हैं, तो लेसर एंड लेसर कोई काम नहीं है। लेसर का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंस में कम हो, हम बात कर रहे हैं नंबर्स में कम मर रहे हैं लोग, है ना, क्वांटिटी मात्रा कम हो रही है। तो ए तो आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। लेसर एंड लेसर आ रहा है, हमें चाहिए लेस एंड लेस, हमें यहाँ पे लेस एंड लेस के कारण लेस एंड लेसर को छोड़ना पड़ेगा, ए आपका आंसर नहीं है। अच्छा दूसरी चीज़, इन एडिशन टू एक प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है फैक्ट। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट है तो हमारा सब्जेक्ट है इन्फेक्शन रेट। अगर इन्फेक्शन रेट हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। अगर वर्ब आएगी सिंगुलर तो ना बी आपका आंसर है, ना बी आपका आंसर है, ना डी आपका आंसर है। तो आंसर क्या है आपका? सी। समझ रहे हो मेरी बात को? हमेशा और हमेशा एग्ज़ाम के अंदर आप फॉलो करें इसी टेक्निक को, है ना, एलिमिनेशन टेक्निक को। तो मैंने एलिमिनेशन करके देखा कि ए तो गलत हो ही गया, है ना, और दूसरी चीज़ क्या गलत हो गई? बी और डी भी गलत हो गए, क्योंकि सब्जेक्ट इन्फेक्शन रेट इन एडिशन टू जो है अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, कभी भी वो सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होगा ऑब्जेक्ट, तो इसके हिसाब से वर्ब आएगी सिंगुलर, है ना। तो लास्ट में देख रहे हो आप नॉट टू लगा हुआ है, टू नॉट नहीं लगा हुआ, नॉट टू ही आना था। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली करेक्ट सेंटेंस को देखना है। इसमें मैंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं अच्छे अच्छे जो आज आए थे, और कुछ मैंने ग्रामर कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं। आपको देखना है जो सेंटेंस बिल्कुल सही है वो आपका आंसर है, बाकी दोनों गलत है। मैं चेक करूंगा तीनों सेंटेंस को, पहले लास्ट वाला देखता हूं। द रिच ऑफ द नेशन हैज़ अपोज द न्यू एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड अ वैनगार्ड इन द फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग। जो अमीर लोग हैं इस देश के, उन्होंने अपोज किया है नए एनवायरमेंटल कानून को, जो कि अपने आप में एक वैनगार्ड है, जो कि अपने आप में एक पायनियर है ना, फ्रंटियर है, सबसे आगे बढ़ने वाली चीज़ है इस फाइट में, इस लड़ाई में जो ग्लोबल वार्मिंग के सामने है। तो ये एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन के लिए वर्ड यूज हुआ है वैनगार्ड, बिल्कुल ठीक है। अगर एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन है तो ज़रूर ही वो अगुवाई में होगा उस फाइट के जो ग्लोबल वार्मिंग के सामने है। तो इस वर्ड को तो हमने सही यूज़ किया है, लेकिन ध्यान देना द रिच अमीर लोग हैं, सब के सब लोग अमीर क्या होंगे? क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हैज़ नहीं हैव अपोज्ड आना चाहिए। समझ गए ना? तो इस वोकैबुलरी के चक्कर में ग्रामर को मिस मत कर देना, ये वोकैबुलरी वर्ड सही है, बस यहाँ पे ग्रामर आपकी टेढ़ी है। सी आपका आंसर नहीं है ना। इसको मैं बी करता हूँ और इसको सी करता हूँ, तो सी आपका आंसर नहीं है। अब दूसरा देखो, द वाइज एंड इंटेलिजेंट नेवर रिजाइन हिमसेल्फ टू द प्रॉब्लम्स परमेडिंग द सोसाइटी। कह रहे जो वाइज होते हैं और इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो कभी भी रिजाइन नहीं करते हैं, कभी भी वो अपने आप को रिज़ाइन नहीं करते हैं, हार नहीं मानते हैं। रिज़ाइन प्लस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, हार मानना। ये जो इस टाइप के लोग होते हैं कभी भी हार नहीं मानते हैं उन प्रॉब्लम्स के सामने जो सोसाइटी में परमेट की हुई है, जो सोसाइटी में समाज में घर की हुई है। परमेट वर्ड बिल्कुल सही यूज हुआ है, इसका मतलब होता है घर करना, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे द वाइज एंड इंटेलिजेंट बाद में नाउन नहीं आ रहा, कॉमन प्लूरल नाउन है। रिज़ाइन नाम की वो बिल्कुल ठीक है इनके लिए, लेकिन इनके बाद में हिमसेल्फ नहीं देमसेल्फ आएगा। समझ गए ना? अगर ये कॉमन प्लूरल नाउन है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी प्लूरल होगा इनके लिए मेरे भाई। वर्ब तो तुमने सही लगा दी, वर्ब तो सही लगा दी, रिजाइन आएगा, लेकिन बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी प्लूरल ही होना चाहिए। अब फर्स्ट देखो, द ऑनेस्ट एंड कैंडिड आर द आंसर टू मोस्ट ऑफ द मेलोडीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। जो ऑनेस्ट हैं, ईमानदार है, और कैंडिड है, एकदम स्पष्ट है ना, ऐसे लोग ही जवाब हैं समाज की, मॉडर्न वर्ल्ड की ज़्यादातर बीमारियों का, मेलोडीज़ का, है ना। जो भी अपने बीमारियां चल रही हैं, जो भी डिसऑर्डर चल रहे हैं, उसका इलाज ऐसे ही लोग हैं, है ना। तो यहाँ पे द ऑनेस्ट एंड कैंडिड अगेन कॉमन प्लूरल नाउन है, वो बिल्कुल ठीक है, आर इसके लिए आइए। मेलोडी का मतलब होता है बीमारी, है ना, त्रासदी, ये वर्ड भी हमने बिल्कुल ठीक तरीके से यूज़ किया है। तो यहाँ पे आपको
ए को सही आंसर मानना है, बी और सी दोनों के अंदर आपको मिली हैं एरर्स जो कि आपके करेक्ट आंसर्स नहीं है। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। दे मुझे इजाज़त, तब तक के लिए साइनिंग आउट।